अभी जो केंद्र सरकार ने एनसीटी खास करके दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में जो एक कानून पास किया उसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स गवर्नमेंट ऑफ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एक तो ये विषय है, और दूसरा विषय हम लोगों को ये रहेगा कि वर्तमान में जो 2022 में चुनाव होने वाला है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और किधर जाने वाला है दिशा, क्या करना चाहिए। तो ये लंबा विषय है, इसको बाद में हम लोग करेंगे और आगे चाहेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो दिल्ली के विषय में जो गवर्नमेंट ने कानून पास किया है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स गवर्नमेंट ऑफ एलजी, मतलब यहाँ ये हो गया कि जो सरकार जनता के द्वारा चुन के आई है वो गवर्नमेंट का मतलब वो होता है, और एलजी का मतलब कि एक राष्ट्रपति और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी है कि एक संवैधानिक रूप से वो रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है जो प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है मतलब कि वो कैबिनेट सिफारिश करता है। कैबिनेट का जो अध्यक्ष होता है, सरकार के जो अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही जाता है। उसी तरीके से जो स्टेट में सीएम होता है और गवर्नर होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम होता है। तो अब यहाँ जो विषय ये आ गया है कि अब जनता के द्वारा चुने गए लोग जो है वो सरकार नहीं होंगे, सरकार जो है एक मनोनीत व्यक्ति होगा। वो मनोनीत व्यक्ति जो होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होता है, लोकसभा और विधानसभा के लोग जो है वोट करते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं उसको वोट करते हैं। लेकिन गवर्नर भी मनोनीत होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मनोनीत होता है। अब वो सरकार के मतलब होगा, और जो जनता के द्वारा चुनी गए लोग हैं, सीएम है केजरीवाल है, वो हर बात पूछ के करेगा। मतलब वो कैबिनेट में ले जाने के या अपने विधानसभा में पास करने से पहले उनसे राय लेगा कि हम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो पक्ष है ये बहुत अच्छा नहीं है भविष्य के लिए। बिल्कुल। जो जैसे कि दो चीजें होता है, दिल्ली गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आर्टिकल 239 ए जो एनसीटी के निर्माण हुआ था, इस आर्टिकल के तहत जो है 239 ए के तहत जो है एनसीटी का निर्माण हुआ था, और दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या 70 है, और एलजी जो है उसके अनिल बैजल है। और एक बार पहले भी जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है एलजी के इस तरह के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट जो उस समय डिसीजन दिया था कि ये ठीक नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए लोग ही सरकार चलाएंगे और वही सरकार होंगे। आपके पास जरूरी नहीं है कि हर फाइल जाएगा, आपके पास वही फाइल जाएगा जो आपके लिए जरूरी है, जो चलते आ रहा था। लेकिन अभी ये होने से मतलब ये है कि हर फाइल राष्ट्रपति के एलजी के पास जाएगा और उनसे पूछ के होगा। देखिए, जैसे कि मैं अभी राष्ट्रपति की भी जो बात कर रहा था, राष्ट्रपति के मदद के लिए जो है आर्टिकल 74 के तहत जो है मिनिस्टर्स के जो कैबिनेट होता है बना है, और आर्टिकल 163 के तहत जो है जो राज्यपाल के लिए जो है जो इसमें बना हुआ है, स्टेट में बना हुआ है। इसी तरीके से जो है उप दिल्ली जैसे जो छोटे स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके लिए भी जो है लागू होता है जहाँ एलजी है।
तब इसके दो मायने निकलता है। या तो केजरीवाल के अच्छे काम करने की वजह से, उसके जनप्रिय होने की वजह से सरकार को लग रहा है कि ये यदि फ्री हैंड रहेगा तो हम लोगों के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है, हम लोग दिल्ली में नहीं लौट सकते हैं और दूसरे राज्यों में भी हम लोगों को ये प्रभावित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में ये लोग जो है खतरा हो सकते हैं, या केंद्र को लगता हो कि हमारा आखिरी कार्यकाल है, जो करना है हम लोग कर और के जो है निकले। तो इसके बहुत सारे माने हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा सरकार चुनी गई है वो सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जब तक वो कुछ असंवैधानिक कार्य न करे जिससे कि भारत के गणतंत्र पर जो है, हम लोग का जो गणतंत्र है भारत है, उस पर कोई उसका विपरीत प्रभाव पड़े, तब तक जो है किसी भी केंद्र सरकार को जो है ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि वहाँ के सरकार जो है डिस्टर्ब हो और वो जो है विपरीत परिस्थितियों से उसको बहुत ज्यादा जूझना पड़े। और जो दूसरा पक्ष में बोल रहा था कि 2022 के जो चुनाव आने वाला है, अब 2022 के चुनाव को देखते हुए स्थिति जो है बड़ा गड़बड़ से होते जा रहा है, क्योंकि अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये चार प्रमुख दल है, और इसके साथ साथ जो है जो निषाद पार्टी या राजभर जी के पार्टी, ऐसे दो चार जो है पार्टी जो महत्वपूर्ण जो है योगदान कर सकती है। लेकिन बीजेपी के छोड़ के बाकी सब दल देखा जाए तो बहुत कमजोर स्थिति में आज भी देखे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वोट जो 21%, 20%, 19 से 20, 21% रहता है, उसी पर आकर अटक रहा है। समाजवादी पार्टी के जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जो है उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा है या जोड़ नहीं पा रहे हैं, दोनों बात कह सकते हैं। और कांग्रेस की स्थिति अभी कमजोरी है। तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए जो है समझ में नहीं आ रहा। हम जैसे लोग जो है जो नैतिक आधार पर किसी को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करें तो किसको करें। ये स्थिति धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों के सोच में आ रहा है। बहुत सारे जो बहुजन समाज पार्टी के वोट है और जो मैच्योर वोट है वो डिसाइड कर चुका है उसको कहाँ जाना आना है, लेकिन उसमें से भी जो है वोट जो है बंटने की स्थिति में है। और अभी तक जैसे कि हम लोगों के जो नेता हैं वो डिसाइड नहीं कर चुके हैं, उनका एकदम क्लियर कट डिसीजन नहीं हुआ है, और लास्ट मोमेंट के डिसीजन वैसे ही होता है जैसे कि पिछले बार हुआ था कि हमारे चुनाव चिन्ह पे आके चुनाव लड़ लो। और बिहार में जो मुकेश के साथ हुआ था, तो मुकेश तो थोड़ा बोल्डली हैंडल कर लिया, तो भाई नाफा नुकसान जो भी है, लेकिन राजनीति तो कर ही लिया वो। लेकिन यदि कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम लोग, तो आने वाला टाइम में जो अंतिम क्षण होगा, वो जो भी राजनीति कर रहा है और सोच अपने को घोषित करना चाहता है कि हम समाज के नेता है, वो घोषित नहीं कर पाएगा। लोगों का अपना डिसीजन होगा, जहां उनको लगेगा वहां वोट देंगे, जिसके तरफ से लगेगा उसके साथ खड़े होंगे। तो इस पर जो है बहुत विचार करके और जल्दी से जो है निर्णय लेने की जरूरत है। आपके बातों से लगता है कि लोकतंत्र के लिए काफी ये जो सरकार जो है, ये जो केंद्र सरकार है, वो जो नया अमेंडमेंट बिल ला रही है,
इसे लगता है कि लोकतंत्र धीरे-धीरे खत्म करने का मतलब एक तरीका है ये। देखिए 130-35 करोड़ जनसंख्या का देश है और आज के टाइम में भारत के 50 लिखित संविधान है और सुप्रीम कोर्ट है, तमाम संस्थाएं हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक भी है, तो ये संभव नहीं है कि वैसा होगा। लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, इससे दुनिया में भी देश की छवि अच्छी नहीं होती है और लोगों के मन में भी एक भय उत्पन्न होता है और धीरे धीरे जो है लोगों के बीच की दूरियां भी बढ़ती है। तो ये दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं देगा। विश्व के नक्शे में भी विश्व के दुनिया के जो यूरोपियन कंट्री है वो है, तो उससे जो है स्थिति अपना जो है अच्छा नहीं रहेगा। संतोष जी, ये आपका क्या कहना है जो दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं, जो अमेंडमेंट बिल, दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 जो आया है, तो क्या लगता है कि जो लोकतंत्र है उसको बचाया जा सकता है या इसके पीछे का मंशा क्या है केंद्र सरकार की? इस विषय में आपका क्या कहना है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए और साथ में श्री बब्बन प्रसाद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के जितने भी दर्शक, तमाम दर्शक भाई बहन हैं, आप उन सब लोगों को भी मेरा धन्यवाद। और मैं उस विषय से जो अभी आप बात कर रहे हैं वो विषय जो है थोड़ा सा जो अभी जो हमारे सहयोगी थे बब्बन प्रसाद जी जो एनसीसी के सहसंयोजक हैं, तो जो सरकार बिल लेके आ रही है उसमें उनके बिल्स में और उनके उस सरकार के काम में अगर जनता का भलाई होना दिखाई देता है या जनता को अपना हित नजर आता तो आज जो सिचुएशन, जो देश में स्थिति है, कंडीशन है, वो ये कंडीशन आज के डेट में नहीं होती। आप एक बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट अपना राइट मांग लिया तो वो देशद्रोही हो गया। स्टूडेंटों ने जब अपना राइट मांगा कि हमको एक टाइम से एग्जाम चाहिए, हमारा सेमेस्टर टाइम से एग्जाम होना चाहिए, हमको डिग्री टाइम से मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको नौकरी और हमको पढ़ाई में छूट मिलना चाहिए। स्टूडेंटों ने अपना अधिकार मांगा तो स्टूडेंट देशद्रोही हो गए। किसानों ने अपना अधिकार मांगा तो किसान देशद्रोही हो गए। सरकारी कर्मचारियों ने अपना अधिकार मांगा तो सरकारी कर्मचारी देशद्रोही हो गए। बैंक कर्मचारियों ने अपना अधिकार मांगा तो बैंक कर्मचारी देशद्रोही हो गए। तो भाई इस देश में है कौन? मजदूरों ने अपना अधिकार मांगा तो मजदूर देशद्रोही हो गए। इस देश में है कौन? कौन इस देश का भक्त है? सब देशद्रोही है तो देशभक्त कौन है? बचता कौन है? आप उठा कर देख लीजिए इस देश में कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, कितने परसेंट लोग मजदूर हैं, कितने परसेंट लोग युवा स्टूडेंट हैं, कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, कितने परसेंट लोग जो है बधुआ मजदूर हैं, कितने परसेंट लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं। और इन सब लोगों ने अधिकार मांगा तो ये सब जो है देशद्रोही हो गए। ये देश के खिलाफ सोचने वाले लोग हैं। तो देश के साथ सोचने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है? इतना भी नहीं होगा, मुट्ठी भर भी नहीं होगा। तो ये सब चलता रहेगा, ये चलेगा। और आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि इनके बिल की बात, इनकी सारी बिल छोड़ दीजिए साहब। जिस दिन आप याद रखिएगा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी, बीजेपी सत्ता में जब आई थी तो सबसे पहले उसने एक बिल लाया था भूमि अधिग्रहण कानून। जो भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे, बीजेपी ने अपने कार्यकाल का, जो अभी वो बता रही है कि हम 24 साल रहेंगे, हम 50 साल रहेंगे, हम 100 साल रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक ये देश रहे तब तक बीजेपी के साथ रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जनता है, जनता लोकतंत्र का फैसला करती है। और लोकतंत्र में कौन वजीर होगा, कौन वजीर आजम होगा, ये आप और हम सब थोड़े ना डिसाइड कर पाएंगे। 4 लोग थोड़े डिसाइड कर सकते हैं, इसमें आवाम डिसाइड करती है। जमहूरियत का फैसला जब आता है तो जमहूरियत ये डिसाइड करती है कि कौन वजीर हो। मैं ये कह रहा था कि जब बीजेपी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना पहला बिल लाया भूमि अधिग्रहण कानून।
और आपको अगर याद होगा तो मैं डेट वाइज बता सकता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें थी। और यही बीजेपी सरकार वो भूमि अधिग्रहण कानून जो है वापस ली थी, क्योंकि उस समय जो भूमि अधिग्रहण कानून आया था वो अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून था। जी, वो अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून था और लोगों ने आवाज उठाई और लोगों की आवाज और विपक्ष के दबाव में आकर इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। तो आज आप इनका कौन सा कानून है जिसका विरोध जनता नहीं की है? सरकार के बहुत सारे कानूनों का, जितने भी कानून आते हैं कुछ लोग पक्ष विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन किस कानून का, किस सरकार में इस तरह से लोग सड़कों पे बैठे हैं भाई? किस सरकार में लोग इस तरह से रोडों पे सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात में बैठ के भीगे हैं और बच्चे बूढ़े जवान सियान स्टूडेंट बेरोजगार रोजगार बिजनेस करने वाले सारे लोगों ने उस अगर संस्था को, उस संगठन को, उस बिल का विरोध कर रहे हैं और उस संस्था को सहयोग कर रहे हैं और सब लोग अगर धरने पे हैं तो क्या सब पागल हैं? सब देशद्रोही हैं? ये सब बातें जो है, अभी बब्बन जी बोल रहे थे कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट में एक फरमान आया है कि एलजी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट मींस एलजी गवर्नमेंट। ये यूनियन टेरिटरी की क्राइटेरिया है साहब। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राज्यपाल नहीं होते हैं, उसमें जो है एलजी होता है, एलजी नियुक्त होते हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार राज्यपाल नियुक्त करते हैं उसी तरीके से जो है एलजी की नियुक्ति होती है। और वहां जो एलजी का रूल होता है, केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, वहां पर मुख्यमंत्री के पावर्स जो होते हैं, मुख्यमंत्री का अधिकार बहुत सीमित होता है। ये तो अरविंद केजरीवाल, जो श्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, श्री संजय सिंह और श्री मनीष सिसोदिया जी अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो ये लोग तो इन लोगों को कब का इन लोग लाइन हाजिर कर दिए होते, कब का इनको दरकिनार कर दिए होते। आपको मैं बताता हूं कि अगर जिस तरीके से वर्तमान में केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ व्यवहार कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की टीम नहीं होती और ये पढ़ा लिखा वर्ग नहीं होता, और तो ये लोग किसी राजनीतिक पार्टी को अब तक कब तक खरीद के फरोख के ऐसे वैसे करके ये लोग तो पलट दिए होते। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, काम करने की मंशा, दिल्ली सरकार में काम करने की मंशा है। आज देखिए प्राइवेट स्कूलों की अच्छी स्थिति जो है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों की हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उससे अच्छी सुविधा और उसके बराबर की सुविधा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गई है। तो ये किसने किया? ये सब कौन किया? एजुकेशन, आप भी बताइए, सरकार की जो बजट आ रही है उसमें हर दिन जो है शिक्षा पर बजट पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट में। कौन सरकार कर रही है? आप बताइए पूरे भारत में किस प्रदेश में ऐसा हो रहा है? मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी सिपाही हूँ। लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहने का दम होना चाहिए। कह रहा है, कर रहा है, उसको अच्छा कहना पड़ेगा। तो ये यूनियन टेरिटरी की समस्या रहती है। यूनियन टेरिटरी में जो है ये लोग करते हैं, एलजी को पावर दिया जाता है, मुख्यमंत्री को साइड रखा जाता है। संजोग ऐसा होता है कई बार कि जब कभी कभी जिसकी केंद्र में सत्ता होती है उसी की सत्ता प्रदेश में भी आ जाती है, तो कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद सामने नहीं आता। लेकिन जब केंद्र की सत्ता और प्रदेश की सत्ता अलग अलग दलों का होता है तो वो जो विवाद होता है, वो डिबेट जो होता है वो सामने आ जाता है, लोगों की नजर में आता है। प्रत्यारोप आरोप का तो राजनीति चलता रहता है, ये सब तो पार्ट ऑफ है, मतलब पॉलिटिक्स है। और आप का जो ये आज अभी मोहम्मद जी कह रहे थे कि जो राजनीतिक जो चुनाव की बात है कि यूपी का पॉलिटिक्स जो है डाइवर्ट हो रहा है, मतलब इधर से उधर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी और बीएसपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां हैं और इसमें सबसे स्ट्रांग बीजेपी है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सबसे स्ट्रांग बीजेपी है। बीजेपी स्ट्रांग अपने को दिखा रही है, बीजेपी स्ट्रांग नहीं है। और ये भाई जैसे हम, बीजेपी कितनी स्ट्रांग है, बीजेपी कितनी मजबूत है, मैं जानता हूँ कि जिसके पास सरकार है उसको
जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास सत्ता होती है उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर लेते हैं। जिसके पास सत्ता नहीं होती है तो वो नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन ये है कि जमीन की जो वास्तविकता है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस कमजोर है, बसपा स्ट्रांग है, सपा कमजोर है। कोई कमजोर नहीं, सब बराबर फाइट कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, अगर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यक्रम करेगी तो आने वाले समय में समाजवादियों के लिए एक बहुत अच्छा समय होगा। और जो आप बात कर रहे थे निषाद पार्टी और मुकेश सहनी की, बबन भैया बोल रहे थे, बबन भाई साहब की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। माननीय मुकेश सहनी जी आज कैबिनेट मंत्री है बिहार सरकार में, और उन्होंने जितने कम समय में अपने आप को राजनीति में स्थापित किया है, ये हमारे समाज नहीं, कई मतलब पूरे बैकवर्ड समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जितने कम समय में माननीय मुकेश सहनी जी ने अपने आप को स्थापित किया है, ये हमारे समाज के नहीं, तमाम बैकवर्ड पिछड़ी जातियों के लिए और पिछड़ी जाति के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने पॉलिटिक्स किया, क्या नहीं किया, राजनीति में जब जाएगा तो आदमी राजनीति करेगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन उनको जो स्थापित होने का जो समय है वो इतना कम समय है और इतना बढ़िया है, और उसका कारण भी है उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए वो सामाजिक मुद्दे थे, संवेदनशील मुद्दे थे। उस मुद्दों पर लोगों न चाहते हुए भी लोगों ने बोलना शुरू किया। मजदूरों की बात की, किसानों की बात की, मछुआरों की बात की, दलितों की बात की, उन्होंने आदिवासियों की बात की। तो जब ये इन लोगों की बात शुरू होने लगी तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई नेता आया है जो हमारी बात कर रहा है। तो ये बात श्री मुकेश सहनी ने कोई ऐसा थोड़ा था कि हवा में आके बात करने लगे। श्री मुकेश सहनी बिहार के रहने वाले हैं, मुकेश जी उसी प्रदेश के रहने वाले हैं, उसी प्रदेश की पृष्ठभूमि से हैं, तो उनको अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश की जो समस्या थी वो मूलतः पता थी, उनको मालूम था, तो उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का अभाव थोड़ा है, लेकिन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद जी ने भी जो समाज में जन जागृति लाई है उसको हम लोग नहीं नकार सकते हैं। वो उनका जो योगदान है वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पूरे देश में, जब मैं सबसे पहले जब सामाजिक और राजनीतिक हुआ, जब सामाजिक हुआ, जब मैं पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले तो मैं श्री लोटन राम चौधरी को देखा। लोटन राम चौधरी जी ने निषाद समाज की कितनी जातियां हैं सबसे पहले सभी नेताओं को बताया। और लोटन राम चौधरी बनना आसान थोड़े है आज के समय। कौन आदमी बंबई कुर्ला से लेके और सेंट्रल मुंबई तक कंधे पर निषाद ज्योति पत्रिका लेके घूमता है भाई? कोई घूम पाएगा? जिस समय कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, जिस समय पत्र व्यवहार का साधन केवल पोस्ट ऑफिस था, कोई मोबाइल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सोशल मीडिया के नाम पर कुछ भी नहीं था। उस समय उन्होंने बिरादरी को जोड़ा। ये कोई आसान काम है? किसी का मजाक बनाना, किसी की हंसी बनाना, किसी की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के काम के तरह काम करके दिखा देना बहुत गलत, मतलब बहुत कठिन काम है। और ये गलत है कि हम लोग किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का भी दिशा और दशा बदलेगा। प्रदेश में निषादों की संख्या जो है अब सब लोगों ने आंकना शुरू कर दिया। एकदम राइट, आंकना शुरू कर दिया है। तो जब आप आंके जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी क्षमता पहचानी जाए। तो इन सब बातों के साथ में अपनी, अगर कोई बात हो तो आप बताएं, मैं धन्यवाद देता हूँ। जी। आप सरकार है जो दिल्ली में है, जो उसका दायरा है, राजनीतिक दायरा, जो काम करने का स्टाइल है, जो तरीका है, वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पे गुजरात में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर उन्होंने 27 सीटें, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद 27 सीटें। और हिमाचल प्रदेश में जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां भी उनके मतलब कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। इस बार तो देखिएगा जब 2022 यूपी का चुनाव आएगा, मुझे लगता है कि खिचड़ी सरकार बनने की संभावना है और उसमें आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगा। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। जिस हिसाब से
जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह जी, जिस तरह आदित्य योगी को नाकों में दम कर रखा है, उनके भ्रष्टाचार को, उनके जो शासन करने के जिस तरीकों का वो जो पर्दा खोल रहे हैं, बेपर्दा कर रहे हैं उसको, उससे लगता है कि लोगों का रुझान आपकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और यही एक ऐसा शख्स है जो विभाग बगैर डरे, उसके ऊपर शायद 16 या 17 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दी है संजय सिंह के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उसके संयोजक मतलब उनके जो वहाँ के प्रमुख है संजय सिंह, वो डर नहीं रहे हैं, उनको कोई भय नहीं है। और बेबाक उनकी जो कमजोरियां हैं, जो उनकी तमाम जो चालाकियां उसको एक्सपोज करते जा रहे हैं। तो इसी सब चीजों से भाजपा भयभीत है, क्योंकि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक ऐसा लाइन ड्रा कर रही है जो आने वाले समय में अगर भाजपा का जो विजय रथ को कोई रोकेगा ना, तो आम आदमी पार्टी ही रोकेगी। तो वो भविष्य को देख के इस पर इस तरह से बनाया जा रहा ताकि भाजपा काम न कर सके, उसको आम आदमी पार्टी का काम न कर सके, उसको दबाया जाए, उसको बदनाम किया जाए। भाजपा का एक सबसे बड़ा हथियार है, हर घर में उसके 2 कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। हमें टीवी और अखबार बहुत बारीकी से, बहुत विश्लेषित करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है ना प्रोपेगेंडा से बनी है। अभी देख लीजिएगा कि ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसमें एक प्रधानमंत्री जी के साथ एक महिला का फोटो छपा था बंगाल में, और उसको बताया गया कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया गया। लेकिन जब कुछ फ्रीलांसर पत्रकार गए वहां पता करने के लिए, आखिर उस महिला को जब पा गए, उस महिला को इंटरव्यू लिया, तो किराए के मकान में रहती है, 500 रुपया भाड़ा देती है, और इस तरह का कोई ऐसा मतलब उसको घर मिला नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला। और भाजपा सरकार जो है, गवर्नमेंट बड़े बड़े न्यूज पेपरों में प्रचार कर रही है कि इस महिला को हमने मतलब लाभ हुआ है इससे। तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा कि ये जो सरकार है, ये लोगों को भ्रम में डालती है। वो जानती है कि हमारे देश में 70-80% लोग जो है वो धार्मिक है, और जो वो कहे कि वो बातें मान ले रहे हैं लोग। सोचने की क्षमता, तर्क बुद्धि उनके पास रह नहीं गया, क्योंकि वो ज्यादा जो धर्म का अफीम उनको पिलाया जाता है। और पार्टी जो है ये राम के नाम पर जो चंदा ले रही है, राम के नाम पर जो तमाम इलेक्शन लड़ रही है हिंदू मुस्लिम करके, तो उसका लाभ इसको मिल रहा है। अभी एक और उदाहरण आप देख लीजिएगा, यूपी में वहां पर वीडियो का किसी का वीडियो योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से मतलब एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें बताया गया कि इसको नौकरी मिल गया बहुत आसानी से। बाद में उसका भी खोजबीन किया गया तो पता चला कि ये तो फर्जी है। अभी उसका कहीं मतलब उसका कहीं कुछ नियुक्ति ही नहीं हुआ है, कहीं एग्जाम ही नहीं हुआ है उसका, तो उसको नौकरी कैसे मिल गई? तो ये सब टोटल जो सरकार है ना, ये फर्जीवाड़ा है, लोकतंत्र का दमन करने वाली है, लोकतंत्र को ये खत्म करने वाले लोग हैं। इनकी जो सोच है, मुझे लगता है इनकी जो शासन है बंच ऑफ थॉट पर चल रही है। इस देश में अगर पूंजी हो तो मात्र जो 2-3 लोग उद्योगपति हैं, जो इनके सबसे करीबी हो, जो इनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पूरे देश की पूंजी इनके पास होना चाहिए, तभी लंबे टाइम तक शासन कर सकें। महंगाई बढ़ाने के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जनता हैंड टू माउथ रहे, जो भी कमाए वो सिर्फ अपने खाने पीने, अपने पेट पालने में ही लगी रही। वो कभी उसके अंदर राजनीतिक चेतना आने ना पाए, कभी वो जो उसका अधिकार है, जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, मूलभूत अधिकार, उसके तरफ कभी देखे न कि वो परेशान रहे। और इसी तरह जो SC ST OBC है, तो उनके रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इससे इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में जो मोदी है, मुझे लगता है मोदी जी है वो मतलब देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी असली रिमोट कंट्रोल तो वही है, रिमोट कंट्रोल तो उनको कोई और चला रहा है उनको। ये बहुत सोचने की बात है। आज किसान लगभग 90 दिन से ज्यादा हो गया, उन्होंने मतलब दिल्ली बॉर्डर पर बैठे 100 दिन 100 दिन 100 दिन पूरा हो गया दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए।
ऐसी सरकार जो है वो बताइए, इस तरह का कोई सरकार होता है लोकतंत्र में? इस तरह से कोई सरकार होता है जो उनसे आके मिले? नहीं। मेन समस्या जो दिल्ली पर हड़ताल हो रहा है, वो कभी जाएंगे उड़ीसा जाके किसानों से बात करेंगे, कहीं राजस्थान जा रहे हैं, कहीं पंजाब, कहीं अलग अलग शहर में जहां उनकी सरकारें वहां किसानों से बात कर रहे हैं सब। इस तरह होता है, ये तो जस्ट एकदम आंख में धूल झोंकने के बराबर ही है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब इंडिकेट करता है कि सरकार जो है लोकतंत्र के प्रति दायित्व नहीं है, उसका लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऐसी सरकार को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की जो सरकारें हैं इनको हट जाना चाहिए, हमें हटा देना चाहिए। और जो ईवीएम का भी आ रहा है, ईवीएम से नहीं बल्कि देखिए चुनाव भी होता है, अभी देखिए पंजाब, आसाम में और बंगाल में कितना 8 फेज में, 8 या 10 फेज में चुनाव हो रहा है, लगभग महीने भर हो रहा है। तो क्यों नहीं 2-4 फेज या 8 फेज में करा के, जब ईवीएम होने के बावजूद भी आप 1-1 महीने का समय ले रहे हैं और रीजन देते हैं कि इतनी जनसंख्या है कि हम काउंटिंग करते रह जाएंगे। एडवांस कंट्री अमेरिका है, जितने भी इस देश में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जिसने ईवीएम को बनाया था, जिस कंसेप्ट को बनाया था, जहां से इंपोर्ट हुआ जापान वगैरह में, लेकिन यहाँ हो रहा है। आप कोई भी गलती, जब भी गलती कोई होता है तो वोट डालिए आप बसपा को, सपा को, वो सिर्फ कमल पर चले जाता है। तो क्या फंडा है, क्या इंडिकेट करता है? तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, अखिलेश जी हैं, बहन मायावती जी हैं, तमाम और भी पार्टियां हैं, उनको एकजुट होकर ये सब चीजों का विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, उनको डर नहीं है। पूरे किसान पूरे भारत में आंदोलित है, चारों तरफ लोग परेशान है, महंगाई से, हर चीज से परेशान है, लेकिन उनको एक मिनट का मतलब उनको थोड़ा भी फिक्र नहीं है। चश्मा लगा के, दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है। आसाम में चुनाव है, वहां कोरोना नहीं है, दूसरे जगह कोरोना का बहाना लेके हर जगह प्रतिबंध और तमाम तरह का शादी ब्याह हुआ उस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं। अगर कोई परिवार है शादी के लिए सालों से तैयारियां करता है और पता चला कि इन्होंने परमिशन दे दिया, 20 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, तमाम होटल और जो मैरिज हॉल वगैरह उसको क्लोज करवा देते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज करवा लीजिए। तो इंडिकेट करता है कि ये कोरोना वाला मामला लंबा चलेगा और इसी कोरोना काल में ये लोकतंत्र का गला भी घोटते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो दिल्ली सरकार के ऊपर जो अमेंडमेंट बिल 2021 आया है, ये धीरे धीरे दूसरे राज्यों पर भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के तौर पर है कि दिल्ली गवर्नमेंट को पहले चपेटे में लिया जाए, धीरे धीरे और भी सरकारों पर, जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, जहां जहां इनके जी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, तो बहुत हैंडल करना आसान है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करते, पहले धीरे से कोई काम करेंगे, देखेंगे इसमें कोई विरोध नहीं है तो फिर अगला स्टेप इनका और रहेगा। ये पैटर्न है वर्क करने का, नहीं समझने की बहुत जरूरत है, और विरोध होना चाहिए। ये दर्शाना, लोगों को ये बताना चाहते हैं बहुत, ये लोग मतलब गवर्नमेंट जो है जी, बीजेपी बहुत माइंड गेम करती है, ये माइंड गेम करने में बहुत मास्टर भी हैं। लोग माइंड गेम करते हैं कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो ये चीजें हो रही हैं बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है। बिल्कुल एलजी गवर्नमेंट बीजेपी के मतलब दिल्ली गवर्नमेंट में एलजी गवर्नमेंट का मतलब कि उन लोगों को पता चलेगा कि एलजी गवर्नमेंट मतलब जो हमारे केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के ही योगदान से और सहयोग से हो रहा है। नो डाउट कि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि प्रदेश सरकार की अगर मंशा ना हो और काम करने की क्षमता ना हो तो ये दिल्ली 15 साल पहले भी यही थी जहां आज है, 10 साल पहले भी यही थी जहां पे आज है। बिल्कुल ठीक है ना, परिवर्तन जो है 10 साल से ये शुरू हुआ है और उस परिवर्तन में 4 चांद लगाने के लिए ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी और डॉक्टर संजय जी और संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया जी ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो मुझे अभी ध्यान में आया है। राजनीति को आप देखेंगे ना, एकदम महंगा कर दिया गया, इतना महंगा, जिसके पास 1 करोड़ 50 लाख 35 लाख इतना हो तो वो चुनाव लड़ सकता है, लोगों की मानसिकता में घुसा दिया गया है। मुझे लग रहा है कि यह साजिश है एक। लग क्या रहा है इसमें, तो कोई
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, जी। कंपटीशन कम करने की का मतलब क्या होता है? कंपटीशन कम करने का तरीका ये होता है कि पर्चे को, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको सबसे टफ बना दिया जाए, टफ बना दीजिए। टफ कर दीजिए, कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट, लोअर स्टूडेंट जो है, मिडिल स्टूडेंट सब निकल जाएंगे, ठीक है। जी जी अब जी बचेंगे टॉप क्लास के स्टूडेंट, टॉप क्लास के स्टूडेंट कंपटीशन करेंगे। तो हम्म उसी तरीके से पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इतना पैसा आप खर्च करते हो, पॉलिटिक्स एक र्यूमर फैला दिया गया, और उस र्यूमर का क्या है, वो र्यूमर भी है और सच्चाई भी है कि जिसके पास रुपया नहीं होगा तो वो भी जो है वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता वो है। कितना भी लेकिन काबिल हो, कितना लेकिन भी आप सोशल इतना वर्कर, जान कितना भी लीजिए, सामाजिक हो। आप जी इतना जान लीजिए कि जो ये र्यूमर फैलाए हैं जी। उनको भी अपने ही पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए। स्वर्गीय हम्म मनोहर पर्रिकर आज हम लोगों के बीच में नहीं है। बीच नहीं है। जी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर स्कूटर लेके अपने आवास से मुख्यमंत्री कार्यालय चले जाते थे स्कूटर से। जी जी कौन जी मुख्यमंत्री स्कूटर से चलता है? जी सारंगी जी जो उड़ीसा से सांसद हैं, जी। साइकिल से जीवन भर चलते हैं और आज भी साइकिल से चलते हैं। लेकिन इन लोगों की मतलब सादगी और इन लोगों की जो उदारता थी उसको भी अपने पार्टी, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, जी बुलवा के, कुछ कहलवा के, कुछ ऐसे जी। वैसे। जी तो मेरा यही कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल है, जो तरीका है काम करने का, मुझे लगता है जो टैलेंटेड, जो काबिल लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, वो क्योंकि लोग उनका जो बिल्कुल, पैटर्न है ना वो फ्रेशर, राजनीति करने वो का। राजनीतिक रूप से जो लोग बिल्कुल मतलब अछूते फ्रेशर लोग होते हैं, जी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको वो मौका देते हैं। इसमें मौका तो कोई देते नो हैं। डाउट, नो डाउट, मतलब डाउट तो ही नहीं। तो ये सब चीज जो फ्यूचर में ये देख रहे हैं लोग, क्योंकि ये फ्यूचर बहुत जल्दी देखते हैं, इनको लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा कि वो गुजरात में, फिर उत्तर सबसे प्रदेश बड़ी में। बात, गुजरात का आप बात किए, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ये बिल्कुल सही बात है। वहां पे जो जी इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी को इस तरह का रिजल्ट, आम आदमी पार्टी के फेवर में ऐसा रिजल्ट होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से एक्सपेंड कर रही है अपने आप को आम आदमी पार्टी, और जैसे लोगों का के माइंड में आम आदमी पार्टी को लेके एक्सपेक्टेशन जो है, जो जी आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को आम आदमी पार्टी जो है फुलफिल भी कर रही है। फुलफिल भी कर रहे हैं। जी तो उनकी जो सोच है, वो लोग अगर काम कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस जो है आम आदमी पार्टी का बहुत तेजी से बढ़ रहा बहुत है। तेजी से फैल रहा है। और इसके लिए जो है तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और तमाम लोगों को मतलब नई राजनीति की दिशा एक बनानी पड़ेगी। आप पुराने ढंग से राजनीति करेंगे तो वो समय चला गया है। जिस तरीके से आप, हम लोगों के मोबाइल में डेली हर 2-4 दिन पे एक अपडेट सॉफ्टवेयर आता है, जी आपको पॉलिटिकली अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपडेट करने के लिए। बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल। जो ये कर लेगा वो जी ठीक है, नहीं तो उसको एंटीवायरस सिखा के खत्म कर दो। हाँ। मेरा जो बात था जी वो संवैधानिक बात था जी कि संविधान क्या कहता है, और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके मूल में क्या थॉट था। हम्म। आप जैसे कि बहुत सारे भ्रांतियां जम्मू कश्मीर के बारे में भी है कि नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अनेकों रियासत में देश बटा हुआ था, जिसमें कि हरि सिंह राजा था, एक जम्मू एंड कश्मीर भी रियासत था। तो ये भारत में विलय नहीं किए, नहीं मिले। तो भारत में विलय नहीं किए तो पाकिस्तान जो है, जो वहाँ के कबीलाई थे, पाकिस्तान में जो देश में थे कबीलाई थे, उनको इकट्ठा किया और वहाँ के सेना उनको प्रशिक्षित की, हजारों की संख्या में लोगों को, और उनको ट्रकों में, हजारों को ट्रकों में भर के लाया गया, और जो है वो जम्मू कश्मीर पर अटैक करने, जम्मू कश्मीर पर जब अटैक करना है तो हरि सिंह को ये लगा है कि हमारी सेना उनसे लड़ देगी। लेकिन उनका जो सेनापति था, कमांडर था, वो कहा कि ऐसा मत सोचिए, वो यदि एक मुस्लिम राष्ट्र के लालच, जो आपके सेना में मुस्लिम हैं,
उनको देता है तो उसमें से बहुत बड़ी संख्या उधर जा सकती है, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब बहुत नजदीक 100 किलोमीटर जब अपना पहुंच जाते हैं इनके यहाँ से, तो वही बात होती है, बहुत सारे इनके सैनिक जो है पलटी मार के चले जाते हैं। तब इनको लगता है कि अब तो हम फंस गए, तो इन्होंने खबर भेजा भारत सरकार को कि भाई हमारी मदद करिए। भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मदद करने के राजी थे, और उस समय भारत के जो थे वो भी लोग आए, यहाँ बातचीत किए, एक्चुअल हाल लेके गए, वहाँ अपने बात रखे, तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री एग्री थे कि मदद करना चाहिए। लेकिन हम लोग के गवर्नर जो थे, माउंट बेटन गवर्नर थे, वो कहे कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत के हिस्सा नहीं है, मिला नहीं है, हम लोगों के पास इतना संसाधन भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल उसमें चीज फंसे, ठीक ना। तो यहाँ से खबर भेजा गया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप यदि भारत में विलय करें तो हम लोग मदद करेंगे, ठीक ना। अभी भी विलय नहीं किए, जब विलय नहीं किए तो पाकिस्तान की सेना और नजदीक आने लगी। अब एक दिन की दूरी रह गया, तो जो भारत के यहाँ के सेनापति वहां गए थे, वो देखे कि साला ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो भारत की सेना एक दिन में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जो भारत और जम्मू कश्मीर और जहाँ सेना थी, बीच में एक नदी था, नदी के ऊपर पुल था, पार करने को पुल को ही तोड़वा दिया। उस प्रक्रिया में उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक। उसके बाद से फिर भारत सरकार के पास आते, फिर भी विलय नहीं किए। अब आखिरी दिन बच गया, तो उसके बाद से गए कि भाई आखिरी चांस है। और इसके बीच में जो जब यहाँ जम्मू कश्मीर में जब नहीं पहुंच पाई पाकिस्तानी सेना, तो बारामूला में चली गई। बारामूला में वहां समझे कि इतना कत्लेआम मचाए, सबकी 1/3 लोग ही बचे वहां, 75% लोगों को मार दिया गया, मास में रेप हुआ वहां। केवल नॉन मुस्लिम नहीं हुआ, मुस्लिम औरतों को भी रेप हुआ वहां। जब और नजदीक जम्मू कश्मीर के आ गए, तब जाके इनको लगा कि सर अब यहाँ भी होगा, तब जाके वो साइन किया है, यहाँ आए हैं। उसके बाद से जो है साइन करने के बाद भी जब यहाँ पर फाइल आया है, तो माउंट बेटन एग्री नहीं है, हम लोगों का संसाधन कहाँ, इतना पैसा कहाँ, अभी देश आजाद हुआ है, नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो नेहरू जी तो भाई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप के आदमी थे, लेकिन पटेल जी थोड़ा बहुत तेज थे। वो कहे कि संसाधन देख लिया जाएगा, अभी जो सामने है इसको देखा जाए, हम लोग 4 दिन बिना खाए रहेंगे, उपवास कर लेंगे, संसाधन अपने आप ही बराबर हो जाएगा। भेज दिए यहाँ से। उस समय केवल एयरफोर्स जाने के ही सुविधा था, और कोई सुविधा भी नहीं था आज के तरह रोड। तो हुआ, तो देखिए बहुत सारी चीज भ्रांतियां फैलाया गया है अपने देश में, जो बड़े नेता, महान नेता रहे हैं, और आज ही नहीं पहले के युगों में भी हुआ है, पहले के युग में भी हुआ है, मतलब युग मतलब पहले पुराने समय में भी हुआ है, आज के समय बुद्ध के टाइम में बुद्ध के बारे में भी नहीं, उनके पीछे एक स्त्री को मार के उनका भाई ही गाड़ दिया और अफवाह फैला दिया कि बुद्ध के आश्रम के पीछे एक स्त्री की लाश मिली है। महीनों महीनों कोई भिक्षा नहीं दिया, उनके जो सन्यासी थे खाने बिना मरने लगे, अम्रपाली जो है जैसे जैसे भोजन के इंतजाम किए। तो ये हर समय में हुआ है, आज भी हुआ है। और राजनीति जो है बहुत दूरदर्शी विचार वाला आदमी ही कर सकता है, कोई तत्कालिक सोच वाला आदमी, बहुत जल्दीबाजी करने वाला आदमी नहीं कर सकता है। वो लीजेंड नहीं बन सकता है, वो एक आएगा और पेप्सी के जो फव्वारे हैं उसी तरह आया, चमका, फिर खत्म। हाँ, सबसे देखिए महान काम वही आदमी कर सकता है जो महान त्याग करेगा। राजनीति में भी 500 सांसद चुन के आते हैं, उत्तर प्रदेश में 400 विधायक चुन के आते हैं, कितने विधायक के लोगों का नाम याद है? सही आज देखिए राजनीति खत्म हो जाएगा, अखिलेश सिंह के नाम लोग भूल जाएंगे, अखिलेश यादव के,
मुलायम सिंह यादव के नाम नहीं भूलेंगे लोग, नहीं भूलेंगे। तो मायावती के नाम नहीं भूलेंगे लोग, अखिलेश भुला दिए जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं भुलाए जाएंगे। तो महान बनने के लिए, महान काम करने के लिए जो है उतना ही बड़ा त्याग करना पड़ता है। और जब महान बन जाएंगे, जब त्याग कर लेंगे, महान बन जाएंगे, तो सारे संसाधन आपके पास अपने आप आएगा। आप आपके लिए कौन से गाड़ी, पिजारो लोग खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा, तो पिजारो खरीदने के लिए चंदा नहीं मांगना पड़ेगा, चाहे किसी से घूस नहीं लेना पड़ेगा, किसी को ठगना नहीं पड़ेगा, पिजारो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो बदलाव जिसको लाना उसको त्याग करना पड़ेगा। जोड़ तोड़ के जो राजनीति करेगा वो बहुत बड़ा अचीवमेंट उसके पास नहीं होगा। बहुत सारे हम लोगों के समाज में विधायक सांसद हुए हैं, भुला दिए गए, लेकिन लोटा नाम नहीं भुलाए जाएंगे, एकदम नहीं भुलाए जाएंगे। वो लीजेंड है एकदम। जो अभी कुछ समय पहले संतोष जी ने उनके बारे में रेखांकित किया था, वाकई वो कभी नहीं भूले जाएंगे। कांसीराम इतिहास बन गए जी। कांसीराम भले एक बार भी सांसद नहीं बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे सांसद विधायक बने, आज किसी नाम नहीं याद होगा, लेकिन कांसीराम को सभी लोग जानते हैं। वो बहुत सालों तक रहेगा जब तक कि ये लिखी हुई चीजें रहेगी। तो यही बात है, इसको जो भी आदमी समय दे रहा है अगुआ है और इसका है। हम लोग ये चर्चा करते हैं, ये जरूर है कि सरकार जनता बनाती बिगाड़ती है, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे चर्चा और विचारों से जो है लोग भी खड़े होते हैं, बदलते हैं। बिल्कुल। लोग बदलता कौन है? रोड पर निकलता है, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं रोड पर, लेकिन पीछे किसके चले लोग? कांसीराम के ही चले ना, पीछे तो गांधी के ही पीछे चले। तो ये सोच थाट होना चाहिए, और जिसके सोच थाट जैसा ही रहेगा वैसा ही वो, उससे पीछे उतना ही बड़ा जनता रहेंगे। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? हम लोग की कमी ये है कि हम लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग किसी को चलाना चाहते हैं, खुद नहीं चलना चाहते हैं। वो कहावत है ना कि सब लोग सोचते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह है, फांसी पर पड़ोसी के बेटा चढ़े, हमारा बेटा न चढ़े। तो हम लोगों के भी माँ बाप चाहे घर के और भी सदस्य हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के कोई एक सदस्य जो है ट्रबल में आए। नहीं, राजनीति करने जाएंगे ट्रबल में तो आएंगे ही। सबसे ज्यादा अनसेफ कैरियर क्या है? सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटी सबसे कम किसमें है? पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में सफल पॉलिटिशियन बनना जो है सबसे प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उसमें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग राजनेताओं को गाली देते हैं, नहीं देना चाहिए भाई। नेता तो किसी भी दल का एक ही बनेगा, प्रधानमंत्री का ही, मुख्यमंत्री का ही बनेगा, जो बनेगा उसी का नाम होगा, वही डिसीजन लेगा। लेकिन उसी में स्थान बना के लोग काम कर सकते हैं। विशंबर प्रसाद जो है सांसद में धीरे धीरे ही सही, जब लोग कल्याण के मुद्दा जब उठाने लगे, तो आज रिकॉग्नाइज हुए कि नहीं हुए संसद में? बिल्कुल हुए। आप अपनी जाति के ही एक मुद्दा, उनके जन कल्याण के बात करते हैं जो संवैधानिक है और वास्तव में होनी चाहिए, उचित है। तो आप 15-20% लोगों की बात करते हैं ना, भारत के 20% जनता की बात कर रहे हैं। तो भारत के 20% जन कल्याण के मुद्दा लोकसभा में उठा रहे हैं, तो वो छोटी बात नहीं है। हम लोग के जो ऐसा सोचता है उसकी सोच छोटी है। जो संविधान है, संविधान में आरक्षण है या जो भी व्यवस्थाएं है,
वो भिख में दिया गया या वो चैरिटी तो है नहीं। वो देश में जब हजारों साल से जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए वो व्यवस्था किया गया है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि सुधार ना हो जाए। तो ये चलता रहेगा, किसी के रोकने से या कहने से नहीं होगा। और जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे उसमें बदलाव जो है आएगा। जैसे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बैकलॉग लागू हुआ, बहुत सारे ओबीसी और SC ST के लोग नौकरी पाए, और आज के तमाम मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और मीडिया में उसके उलट दिखता है। ठीक है, 2-4-5 साल चलेगा, फिर बदलाव होगा, फिर जब बदलाव होगा तो फिर लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो ये सब चलता ही रहेगा, ये सब प्रक्रिया है, लेकिन विचारों के क्रांति चलते रहना चाहिए, इससे बुद्धि का भी विकास होता है। हम लोग अपडेट भी रहते हैं कि जी दुनिया में, देश में आसपास क्या चल रहा है, बहुत जरूरी भी है। जी